जाम नगर के स्टेशन पर चूंकि बड़ी ट्रेनें नहीं रुकती थी, इसलिए वो पहले एक और शहर तक का टिकट लेकर वहाँ पहुँचा। फिर वहाँ से एक और लोकल ट्रेन में सवार होकर शाम नगर की जानिब रवाना हो गया। हर बार से इसी तरह से अपने गांव जाना पड़ता था। लोकल ट्रेन चूँकि छोटे बड़े स्टेशन पर रुकती आई थी, इसलिए शाम नगर तक पहुँचते पहुँचते इससे रात हो चुकी थी। लेकिन अभी रात की स्याही पूरी तरह नहीं फैली थी। हल्का हल्का मलकचा अंधेरा चारसू फैला हुआ था। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही जैसे ही गाड़ी आगे अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुई तो वो तन्हा ही वहाँ खड़ा था और इसके साथ कोई और मुसाफिर ट्रेन से नहीं उतरा था। सफरी बैग कंधे पर लटकाकर वो प्लेटफॉर्म की हदूद से बाहर निकल आया और अपने गांव की जानिब जाने वाले रास्ते पर चलने लगा। थोड़ी दूर तक चलने के बाद अचानक उसे ख्याल आया कि अगर वो गांव जाने वाले सीधे रास्ते की बजाय कब्रिस्तान के अंदर से जाए तो वो 1 घंटा पहले घर पहुंच सकता था, क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर वाला रास्ता शॉर्टकट था और अक्सर गांव के लोग कभी कभार इस रास्ते के जरिए गांव तक का सफ़र करके जल्दी शामनगर पहुंच जाते थे। कुछ देर तक यही सोचते रहने के बाद बिलाखिर इसने जल्दी घर पहुंचने की गर्ज से कब्रिस्तान के अंदर वाला रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया और इस जानिब कदम बढ़ा दिए। कब्रिस्तान वाला रास्ता ज़्यादा इस्तेमाल न होने की वजह से झाड़ झंकार और गर्दो गुबार से अड्डा पड़ा था। यूँ लगता था जैसे बहुत दिन हुए इस पर किसी ने सफ़र नहीं किया। रात आहिस्ता आहिस्ता अपने पर फैलाने लगी थी। आसमान पर इक्का दुक्का आवारा बादल अटकलियाँ करते फिर रहे थे। इसके साथ ही हल्की हल्की हवा चलने लगी थी। कभी कभी चांद किसी बादल के टुकड़े के पीछे छुपता पल भर के लिए अंधेरा छा जाता, लेकिन फिर दूसरे लम्हे ज़मीन पर चांद की दुधिया रोशनी, चांद का हुस्न फैल जाता। आम दिनों में तो इस तरह की चांदनी बहुत भली लगती है, लेकिन जब माहौल सुनसान और वीरान हो तो इस तरह की चांदनी में असेब, जिन्नात और शयातीन भी मौज मस्तियाँ करने के लिए निकल आते हैं। जमील बुनियादी तौर पर दिलेर नौजवान था। वैसे भी शहर की निस्बत गाँव के लोग ज़्यादा बहादुर और जिंदा दिल होते हैं, क्योंकि अक्सर नामसाइद हालात से वास्ता पड़ चुका होता है और वो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं हारते। जबकि शहरी लोग ज़रा सी तकलीफ पड़ी वो वेला मचाने लगते हैं और इनकी बहादुरी की मिसाल तो ये है कि एक छिपकली को देखकर इनकी चीखें निकल जाती हैं। जमील आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से कदम उठाता कब्रिस्तान के अंदर की जानिब बढ़ता रहा। झाड़ झंकार की वजह से इसे अपने कपड़े भी बचाने थे ताकि किसी कांटेदार झाड़ी में फंस कर फट ही न जाएं। रात का वक्त होने की वजह से हशरात और आरिस भी अपनी अपनी बोलियां बोलने लगे थे। कभी कभी दूर कहीं से गीदड़ों की चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनाई दे जाती थी। कब्रिस्तान के अंदर दरख्तों की बहुतात थी, जिन पर बैठे उल्लू जब चीखते तो माहौल में एक इर्ताज सा पैदा होता और इनके चीखने की आवाज़ों से दिल दहल जाता। वैसे भी उल्लू को मनहूस ही समझता है और वो ज़्यादातर इसी तरह के कब्रिस्तानों और वीरानों में अपने ठिकाने बनाते हैं। किसी भी डरावनी और दहशतनाक कहानी को पढ़ने में जो कैफियत इंसान पर ताड़ी होती है, वो उसे इतना महसूस नहीं करता जितना हकीकत में इसी माहौल में जाकर महसूस करता है। रात का मंजर, वीरान और सुनसान कब्रिस्तान और इसमें मौजूद दरख्तों पर बैठे उल्लुओं के चीखने की आवाज़ें, झाड़ियों में छुपे झींगरों के शोर ने एक अच्छा खासा डरावना माहौल पैदा कर दिया था। जमील चाहे लाख बहादुर से ही, लेकिन इस वक्त तो इससे भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था कि इसने सीधा रास्ता छोड़कर इस कब्रिस्तान वाला रास्ता क्यों चुना। लेकिन अब मजबूरी ये थी कि वो वापस भी नहीं पलट सकता था, क्योंकि वो काफ़ी फासला कब्रिस्तान के अंदर तय कर चुका था। वापस जाने का मतलब था कि घर पहुंचने में मज़ीद ताख़ीर, और रात गहरी होने से पहले पहले वो घर पहुंचना चाहता था। यही सोचता हुआ वो आगे बढ़ता गया कि अचानक इसे यूँ महसूस हुआ जैसे कुछ फासले पर एक बरगद के दरख्त तले कुछ हलचल हो रही है, जैसे कोई आग जलाने की कोशिश कर रहा हो। इसे बड़ी हैरत हुई कि रात के वक्त इस सुनसान कब्रिस्तान में इस वक्त कौन ऐसा बंदा है जो इस दरख्त के आगे बैठकर आग जलाने की कोशिश कर रहा है।
इसे अच्छी तरह मालूम था इस कब्रिस्तान में कोई गोरकन भी नहीं था। जब किसी का कोई फौत हो जाता था तो कब्र बनाने के साथ साथ सब काम गांव के अफराद मिलजुल कर करते थे। इसलिए जो भी इस वक्त वहाँ मौजूद था वो आखिर कौन था और इस वीराने में क्या कर रहा था, ये ऐसे सवालात थे जिनका जवाब वहाँ जाकर ही मिल सकता था। इसलिए इसने वहाँ जाकर हालात का जायजा लेने का फैसला किया और डरते डरते इस जानिब कदम बढ़ाने लगा। इस पर एक अनजाना सा खौफ तारी हो गया था और इसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे। हालांकि वो एक बहादुर नौजवान था, लेकिन इस वक्त न जाने ऐसा क्या था, इसे खौफ महसूस हो रहा था। कुछ करीब जाकर इसने देखा कि वहाँ एक भयानक चेहरे वाली औरत आग जलाने की कोशिश कर रही थी। इसके करीब ही वो काले कलोटे बच्चे खेलने में मसरूफ थे। उफ खुदाया, ये कौन लोग थे और इस वक्त इस वीराने में कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं? इसकी कैफियत तो यूं हो गई थी जैसे काटो तो लूहू नहीं। वो अंधेरे में आंखें फाड़े इसी जानिब देख ही रहा था कि अचानक एक जानिब से एक लंबूतरे चेहरे वाला एक लंबा आदमी हाथ में एक मरा हुआ गीडर उठाए आता दिखाई दिया। वो लंबे लंबे डग बैठा इस औरत और बच्चे के नजदीक पहुंचकर रुक गया और जोर से वो मरा हुआ गीडर इनके सामने पटक दिया। ये लो, भून कर खिला दो बच्चों को। इसने चीखती हुई आवाज में इस औरत को मुखातिब करते हुए कहा। इसके लहजे से बेजारी लग रही थी, जैसे इसकी तबीयत के खिलाफ कोई काम कह दिया हो। इस दौरान वो औरत आग जला चुकी थी। इसकी बात सुनकर इसने दांत नकोसते हुए जल्दी से सामने पड़े गीदड़ को उठाकर दहकती हुई आग पर रख दिया। इसने इसे इसी तरह सालमी आग पर फेंक दिया था, जो कि हवा भी चल रही थी। इसलिए कुछ ही देर में इसके जलने की सरान चारों तरफ फैल गई। बदबू इस कदर शदीद थी कि जमील को अपने नाक पर हाथ रखना पड़ा। गीदड़ को भूनकर इस औरत ने इसे दोनों बच्चों के सामने रखा ही था कि वो दोनों भूखे कुत्तों की तरह इस पर टूट पड़े। इनके साथ साथ इस औरत ने भी इसका गोश्त उठा उठाकर खाना शुरू कर दिया था।